मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है कार्ल मार्क्स और भारत का इतिहास। सामान्यतः जब कार्ल मार्क्स के भारत के संबंध में बात की जाती है तो अनेक लोगों की यह समझ होती है कि कार्ल मार्क्स को भारत के इतिहास के बारे में कोई ख़ास समझ नहीं थी, जबकि यह जो एक विचार बना हुआ है ये वास्तविकता से बहुत दूर है। कार्ल मार्क्स इनके बारे में अधिक परिचय नहीं दे करके ये बताऊंगा कि वे 18वीं सदी के अंतिम 3 दशक से 19वीं सदी के 3 दशक से लेकर के और पूरी एक सदी 20वीं सदी तक वे बड़े प्रभावशाली विचारक रहे और उनके आज भी जो उनका विचार है वो अपने आप में एक वैज्ञानिक विचार है और उसको मानने वालों की संख्या अभी भी पर्याप्त मात्रा में है। कार्ल मार्क्स के जो सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं उन्होंने सबसे पहले, उनका जन्म 1818 में हुआ और 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, वो 1848 में जारी किया। इनको ये पैदा जर्मनी में हुए थे और 1843 में इन्हें अपने लेखन और विचारों के कारण देश निकाला दे दिया गया और इन्होंने अपना अंतिम समय इंग्लैंड में लंदन म्यूजियम में ये अपनी स्टडी करते थे और जो कार्य किया सब इंग्लैंड में रह कर के किया। भारत के बारे में जब बात उठती है तो कई बार लोग ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कोई भारत आया ही नहीं, इसलिए यदि उन्होंने भारत के बारे में लिखा है तो भी उनकी जानकारी अपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने तो पूरी दुनिया का भ्रमण नहीं किया था। कार्ल मार्क्स तो अमेरिका भी नहीं गया था। यूरोप में भी वो फ्रांस, जर्मनी के जो राज्य थे तो प्रशा में ये पैदा हुए थे और बॉन यूनिवर्सिटी और बर्लिन यूनिवर्सिटी में इनकी एजुकेशन हुई। तो ये यूरोप में ही मुख्य रूप से रहे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीन के बारे में भी लिखा, तो उन्होंने वेस्टर्न एशिया के बारे में भी लिखा। तो इस तरह से इस बात से हम किसी विद्वान को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो जानकारी के स्रोत थे वे इतने परफेक्ट थे और वो ऐसे आधार थे जिनको आधार बना करके कार्ल मार्क्स ने अपने जो सिद्धांत, अपनी थ्योरी विकसित की। मैं इस संदर्भ में जो एक बात खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने भारत के बारे में बहुत लिखा। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जो 1867 में प्रकाशित हुआ था, वो है दास कैपिटल। दास ये फ्रेंच वर्ड है, दास कैपिटल, दी कैपिटल और पूंजी के नाम से वो है अनुवादित भी हुआ है। तो इनका जो मोन्यूमेंटल वर्क है वो है दास कैपिटल, और दास कैपिटल 3 भागों में है। पहला भाग इनका 1867 में प्रकाशित हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो शेष भाग हैं 1800 पार्ट जो वॉल्यूम 2 है दास कैपिटल का, वो उनके मित्र और समान विचारक और लेखक फ्रेडरिक एंगल्स ने किया और उसके बाद तीसरा वॉल्यूम 1894 में प्रकाशित हुआ। और जो दास कैपिटल है ये तो उनका मुख्य ग्रंथ है, बाकी उनके और अनेक रचनाएं हैं और उनकी रचनाएं अब कलेक्टेड वर्क्स के नाम से भी उपलब्ध होती हैं, जिसमें उन्होंने उनके जितने भी लेख कहीं भी छपे उन सब का संग्रह है। तो मित्रों, मैं अपनी बात कहना शुरू करूं, मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेरे इस चैनल मॉडर्न हिस्ट्री को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े और मैं भी उत्साहित होकर के और अधिक श्रम के साथ आपके समक्ष एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री प्रस्तुत कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जो ग्रंथ है दास कैपिटल, उस दास कैपिटल में जो मैंने भी पढ़ा है और उनको काउंट भी किया है, लगभग 100 के ऊपर संदर्भ वो इंडिया के ऊपर देते हैं। उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो उन्होंने अपने थ्योरी में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की, तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो थ्योरी उन्होंने अपनी विकसित की, उसमें अपने कंसिडरेशन में उन्होंने चीन और भारत को लिया। तो चीन और भारत के बारे में जो सूचनाएं पश्चिमी लेखकों के पुस्तकों के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से या रिसर्च जर्नल्स के माध्यम से जो उन्हें लंदन म्यूजियम में प्राप्त हो रही थी, उन्हीं को उन्होंने बेस बनाया। और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में चाइना और
भारत को चुनने के पीछे अनेक कारण थे, वो भी ऐतिहासिक कारण थे, क्योंकि ये दोनों ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं और विकसित यहाँ का अर्थव्यवस्था रही है। तो इसको वो आधार लेकर के एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। जहाँ अब जो इनके जो भारत के बारे में मामला है, उसमें अमेरिका से छपने वाले एक न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून पेपर है, उसमें इनके जो लेख छपे हैं वो सबसे पहले एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में छपे। और आगे भी भारत के बारे में जो उन्होंने लिखा, जैसे 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति को पहली बार कार्ल मार्क्स ने ही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही कहा है। और ये जो है 1857 से 1859 के बीच जो उन्होंने लिखा है इस 1857 की क्रांति के बारे में, उसे पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई आंखों देखा हाल बयान कर रहा हो, जिसमें डे टू डे की जो सूचनाएं इंग्लैंड पहुंचती थी, वे सूचनाओं उनको भी किन्हीं स्रोतों से उपलब्ध थी, जिनको आधार बना करके वो अपना लेखन कर रहे थे। तो भारत के बारे में जो उन्होंने लिखना शुरू किया है वो 1853 में लिखना शुरू किया और 1859 तक 6 साल उन्होंने भारत के बारे में लिखा। और उनके जो लेख हैं वे लगातार अमेरिका से निकलने वाले न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में छपते रहे। उन्होंने 1853 में जिस चार्टर के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उस चार्टर का हर 10 साल पर जो उसका नवीनीकरण है वो अंतिम रूप से नवीनीकरण के लिए 1853 में प्रस्तुत हुआ। और उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में अंग्रेजी राज के संदर्भ में जो कुछ पटल पर रखा गया, जो सूचनाएं दी गई, उन सब का उपयोग करते हुए कार्ल मार्क्स ने भारत के बारे में लिखा। और उन्होंने ये न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के भारत में ब्रिटिश राज के नाम से एक लंबा लेख लिखा। और उस लेख में लिखने में जो कि फाइंडिंग्स है, मैं मेन फाइंडिंग्स पे बात करूँगा, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में के बारे में जो वो कहते हैं, हिंदुस्तान में जितने भी गृह युद्ध छिड़े हैं, आक्रमण हुए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, देश को विदेशियों द्वारा जीता गया है, अकाल पड़े हैं, वे सब चीज़ें ऊपर से देखने में चाहे जितनी विचित्र और जटिल और जल्दी घटने वाली लगें, लेकिन वे जितनी भी घटनाएं हैं वे अपनी सतह तक ही रहीं। जो भारतीय समाज सतह के नीचे है वहाँ तक ये कभी नहीं पहुँच पाई। और जो उसका मूलभूत ढांचा था भारतीय समाज का, उसको अन्य घटनाएं जिसमें आक्रमण भी हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और मानवकृत आपदाएं भी हैं, उन सब के रहते हुए भी भारतीयता या भारतीय जो तमीज़ है, भारतीय संस्कृति है, वह सुरक्षित रही। यह केवल इंग्लैंड था जिसने भारत के पूरे ढांचे को तोड़ मरोड़ डाला। वे तो यहाँ तक लिखते हैं कि वो, मैं आगे इसमें उनके विचारों को देखें तो उन्होंने कहा कि वो जो ब्रिटिश आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत को तोड़ दिया। इसका कारण क्या है? और चरखे को नष्ट कर दिया। इंग्लैंड ने भारतीय कपड़े को यूरोप के बाज़ार से खदेड़ना शुरू किया, फिर उसने हिंदुस्तान को सूत भेजना शुरू किया और अंत में उसने कपड़े की मातृभूमि हिंदुस्तान को ही अपने कपड़ों से पाट दिया। ये कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजी राज की एक विध्वंसकारी भूमिका हिंदुस्तान के बारे में रही। मार्क्स ने भारत की जो ग्राम समाज व्यवस्था थी उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और उसे लेकर के उन्होंने, जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उस समय लगातार न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उनके लेख छपे और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ की परंपरागत समाज व्यवस्था है वह इतनी सहज है, सरल है और वह स्वायत्तता लिए हुए है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ सामंतवाद की होते हुए भी ग्रामीण समाज जो है वो स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। और ऑटोनोमस ही नहीं बल्कि वो आत्मनिर्भर है। ये आत्मनिर्भरता इसकी सबसे बड़ी बात थी। तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्टें प्रस्तुत की गई उन रिपोर्ट्स का भी इन्होंने हवाला दिया, वहीं से उन्होंने अपनी बात कही। तो वो ये लिखते हैं एक जगह कि हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे तथा अत्यंत प्राचीन ग्रामीण समुदाय हैं उसमें जो आज तक कायम है वहाँ ज़मीन पर सामूहिक स्वामित्व है। ये सबसे बड़ी फाइंडिंग थी कि यहाँ जो भूमि है वो एक्सक्लूसिवली किसी की निजी संपत्ति नहीं बनी बल्कि वह समाज की ही संपत्ति थी। और
आगे वो लिखते हैं कि जो कुछ भी वहाँ उस ग्रामीण समुदाय के पास ज़मीन पैदा होता है, उसमें जो दूसरे और गैर कृषि कार्य थे, वे लोग भी जो अपना कार्य करते हैं, श्रम विभाजन अपने आप इस ढंग से है कि कोई भी श्रमिक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दस्तकार हो, वो एक दूसरे के हक को नहीं मारता, बल्कि वे आपस में मिलकर के व्यवस्था को देखते हैं। वो वर्णन में आगे लिखता है कि हर गांव में एक मुखिया होता है जो जज, पुलिस और कलेक्टर का काम, कलेक्टर जो राजस्व वसूल करता है उसका काम करता है। एक पटवारी खेती बाड़ी का हिसाब रखता है। इसमें टैक्स की बात नहीं है, केवल उसका हिसाब रखता है और उसमें कौन कौन सी फसलें हो रही है, कब कब क्या हुई, सब खेतों का वो रिकॉर्ड रखता है। एक पहरेदार होता है जो गांव की सरहद की रक्षा करता है। गांव की सरहद की रक्षा मतलब गांव भी अपने आप में ऑटोनोमस एक ऐसी इंडिपेंडेंट इकाई है कि वो दूसरे गांव से भी सरहद पर खतरा हो सकता है, तो उसके लिए एक पहरेदार होता है। आप पासी का एक हाकिम होता है, पानी का जो वितरण है वो एक वहाँ अधिकारी होता है, वो पानी का वितरण सब लोगों को समान रूप से करता है। फिर कहते लिखता है आगे, ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, पाठशाला का पंडित बच्चों को पढ़ाता है, पंचांग वाला जो ब्राह्मण है जिसे ज्योतिषी कहा जाए, वो खेती के कार्य के मुहूर्त निकालता है। वो कृषि विज्ञानी भी है, कब कौन सी फसल बोनी चाहिए और कब उसकी कटाई होनी चाहिए, कब निकलना चाहिए, इसके बारे में बताता है। आगे और बड़े लिटरेरी तरीके से, साहित्यिक तरीके से वर्णन करते हैं। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, सुनार, कवि होता है। इन 1 दर्जन लोगों की जीविका पूरे समाज के सहारे चलती है, सब मिलकर के इसको चलाते हैं। वो ये भी लिखता है कि अगर आबादी बढ़ जाती है तो खाली ज़मीन पर पुराने ढांचे के अनुसार एक नया समुदाय, एक नई बस्ती खड़ी हो जाती है और उसे वही श्रम विभाजन का जो तरीका है वही सुनियोजित है, वो एक मॉडल है, उस मॉडल पर दूसरी बस्ती बन जाती है। इन आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों में राजवंशों में होने वाले परिवर्तनों से कभी कोई रुकते नहीं है। ये गांव चलते रहते हैं, चाहे राजनीति में कितने भी परिवर्तन आए। उसने आगे लिखा, पठान अथवा मुगल विजेता सामंत थे, उनकी वजह से भारत की ग्राम समाज व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने उसी जो ग्राम व्यवस्था थी उसे ही अपना आधार बनाया, लेकिन ब्रिटिश विजेता पूंजीवादी थे। उसके पहले के जो आक्रमणकारी थे, जो सामंती तत्व थे, तो उनको तो यहाँ जो व्यवस्था मिली उसमें उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उसी व्यवस्था को अपना लिया। लेकिन जो अंग्रेज आए थे वो एक पूंजीवादी व्यवस्था लेके आए थे। इनके बारे में वो लिखते हैं, इन नए विजेताओं ने भाप के इंजन और मुक्त व्यापार से भारत के चरखे और करघे को तोड़ डाला और ग्राम समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। इतना नहीं, वो आगे वर्णन अपने और विस्तार में लिखते हैं कि 18 जैसे ग्रेट ब्रिटेन से भारत में सूत आने लगा। पहले तो यहाँ क्या हुआ कि पहले यहाँ चरखे को तोड़ा गया, मतलब सूत अच्छी क्वालिटी का इंग्लैंड में बनने लगा, वो यहाँ आने लगा और उस सूत से करघे पर वस्त्र बनने लगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे भी ख़त्म कर दिया। तो इसका वो वर्णन करते हैं कि भाई 1818 और 1836 के बीच जो भारत में इंग्लैंड से आने वाला सूत था वो 5200 गुना 5200 टाइम्स बढ़ गया। और 1824 में अंग्रेजी मलबल जो भारत में 10 लाख गज आयात हुई थी, वो 1837 में बढ़ कर के उसका वो परिमाण जो है 6 करोड़ 40 लाख गज से अधिक हो गया। तो 10 लाख से वो जो है कुल देखा जाए तो 12 सालों में वो 6 करोड़ 40 लाख, ये हज़ारों गुना हो गया। और इसी के साथ वो आगे लगता है कि ढाका की जो जनसंख्या 1.5 लाख थी वह घट कर के 20,000 रह गई। तो इस तरह से जब कपड़े का उद्योग यह प्रभावित हुआ तो उसके साथ ही जो यहाँ के शहर थे जो कपड़ों के लिए जाने जाते थे वो भी ख़त्म होने लगे और वे शहर से ग्राम बनने लगे। तो इसका भयानक परिणाम हुआ। वो अपने विचार में भी बताते हैं कि अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे कायम हुआ। तो बहुत सिंपल तरीके से कार्ल मार्क्स लिखते हैं, मुग़ल सत्ता को मुग़ल सूबेदारों ने तोड़ा। जो बंगाल का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, रोहिलखंड के नवाब, ये तमाम जितने भी नवाब और निज़ाम जो कभी सूबेदार हुआ करते थे, वे उन सूबेदारों ने ही जो ही मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा तो उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू किए। और जो सूबेदार थे उनकी शक्ति को मराठों ने तोड़ा और मराठों की ताकत को अफ़गानों ने ख़त्म किया, जिसको हम अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण के उसमें देख सकते हैं।
और अंततः जो भारत की सत्ता है वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गई। मार्क्स कहते हैं कि इससे पहले भारत में अरब, तुर्क, तातार, मुग़ल जो भी आक्रमणकारी आए वे यहीं के होकर रह गए। केवल अंग्रेज़ थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता को अपने में समाहित नहीं किया। इसके पहले जो आक्रमणकारी थे कुछ लेकर के आए थे और जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उनके संयोग से उन्होंने एक ऐसी संस्कृति या एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर दी कि उससे कोई भी मतलब उसमें एक तरह से कोई ऐसा लूजर नहीं रहा कि किसी को बड़ा नुकसान हो गया। बल्कि वो कहते हैं, इसका वो कारण बताते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा कि देसी बस्तियों को उजाड़कर, देसी उद्योग धंधों को तबाहकर और देसी समाज के अंदर जो कुछ भी महत्व और उद्दात था, जो भी कुछ महान था, उस सब को धूल दूषित करते हुए अंग्रेज़ों ने भारत की सभ्यता को नष्ट कर दिया। और अंत में वो कंक्लूडिंग रिमार्क देते हैं, भारत में उनके शासन के इतिहास के पन्नों में इस विनाश की कहानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जो अगर हम कहें सही अर्थों में, यदि जैसे मैंने इस वीडियो का अपना शीर्षक दिया है कार्ल मार्क्स और भारत का इतिहास, अगर सही अर्थों में कहा जाए कि भारत के पहले पश्चिमी मित्र कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने लेखन में भारत की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो यह राज्य कायम हुआ, राजनीतिक कमजोरी तो हुई ही, साथ ही साथ भारतीय समाज में जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों में उन्होंने बताया कि यहाँ जो है सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं में नहीं बटा हुआ ये देश, ये वर्णों में, कबीलों में और अनेक जातियों में बटा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि समाज इतना मतलब उस तरीके से मतलब यूनाइटेड ना होकर के, जिस तरीके से डाइवर्सिटीज़ हैं उसका लाभ उठा करके इन विदेशी आक्रमणकारियों ने जो है भारत को बर्बाद किया। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि इस उदात्त, इस महान और चित्ताकर्षण देश का पुनरुत्थान अवश्य होगा, जिसके निम्न से निम्न, यहाँ के लोगों के निवासियों के वर्णन करता, जिसके निम्न से निम्न वर्गों को सौम्य नागरिक होते हैं, जिनकी परवस्था पराधीनता में भी एक शांत महानता दिखाई देती है, जिन्होंने अपने स्वाभाविक तंद्रा के बावजूद अपनी बहादुरी से ब्रिटिश अफसरों को चकित कर दिया है। क्योंकि यहीं के लोगों से टैलेंट चुनकर ही अंग्रेजी साम्राज्य ने अपना विस्तार किया और अपनी व्यवस्था कायम की। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िगत कुछ बातों को पर भी बात की है कि किस तरह से कि आदमी का दिमाग इसकी वजह से संकुचित हुआ है। यहाँ मैं एक बात और उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो भारत में इतिहासकार कार्ल मार्क्स के विरोधी हैं वो कई बार अतिरंजित विरोध कर जाते हैं। उन्होंने कईयों को मैंने ये कहते हुए सुना, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने भी काफ़ी अध्ययन किया कार्ल मार्क्स का, कि कार्ल मार्क्स ने हिंदुस्तान के भगवानों की खिल्ली उड़ाई है। खिल्ली कार्ल मार्क्स ने नहीं उड़ाई। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई ये जो है इनका अपना सोच है, लेकिन ये अंधविश्वास है। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब यहाँ वो मंकी गॉड के लेकर के खिल्ली उड़ाई है, ऐसा कभी कार्ल मार्क्स की किसी राइटिंग में नहीं मिलता। अगर हिंदू धर्म की भद्दी किसी तरह खिल्ली किसी ने उड़ाई तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो चौराहों पर खड़े होकर के हिंदू धर्म की आलोचना करते थे, उन लोगों ने ज़रूर हिंदू धर्म के जो मान्यताएं हैं उनकी खिल्ली उड़ाई, ताकि खिल्ली उड़ा करके उन्हें अपने धर्म की ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन कार्ल मार्क्स किसी धर्म का समर्थक नहीं था, इसलिए वो किसी धर्म की आलोचना इसलिए नहीं करता कि उसे उसके स्थान पर दूसरा धर्म फैलाना है, बल्कि वो इसलिए कहता है कि ये ऐसे कुछ अवरोधक हैं जो सोच में और प्रगति में बाधक होते हैं। तो ये उनकी समझ थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया हमने मान लिया सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पूजा पद्धति ऐसी जरूर यहाँ हुई है जिससे मनुष्य जो है वो अपनी मनुष्यता को खोता जा रहा है, वो धर्म के प्रति इतना ज़्यादा आसक्त हो जा रहा है, ईश्वर के प्रति इतना आसक्त हो जा रहा है कि जो अपनी उसकी जो मनुष्यता है उसको वो समाप्त होती जा रही है। और जो मनुष्यता है वो कोई सोच तक नहीं है, वो कर्मठता तक भी है और आगे भी है। जात पात के भेदभाव को भी ये पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। और 1857 में जब वो लिखते हैं तो सीधी बात करते हैं, वो प्रारंभ से करते हैं
कि कार्ल मार्क्स लिखते हैं, फूट डालो और राज करो। रोम के इस महान नियम के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन लगभग 150 वर्षों तक अपने भारतीय साम्राज्य पर अपना शासन बनाए रखने में कामयाब हुआ। तो ये जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है, ये रोम की नीति बताई है कि रोम से ये नियम चला, जिस नियम का उपयोग तमाम आक्रमणकारी करते रहे। तो हम देखते हैं कि फिर भी वो लिखते हैं कि जुलाई 1857 में खासतौर पर उस समय ज़्यादा जब क्रांति के बारे में वो लिखते हैं, एक जुलाई 1857 के एक डिस्पैच में, उस डिस्पैच में लिखते हैं, अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर मुसलमान और हिंदू अपने स्वामियों के खिलाफ एक हो गए, जबकि हिंदुओं द्वारा आरंभ की गई उथल पुथल ने, ओरिजिनली 1857 क्रांति की शुरुआत हिंदू के द्वारा की गई थी, ने दिल्ली के राज सिंहासन पर वास्तव में एक मुसलमान बादशाह को बैठा दिया। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि हिंदुस्तान में ये जो है वो जो अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति है, उसका एक सटीक जवाब ये इस क्रांति के द्वारा दिया है। तो 1857 के सितंबर में वो लिखते हैं कि मुसलमानों की तरह सिख और ब्राह्मण एक साथ मिलकर मोर्चा बना रहे हैं। इस तरह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी अलग अलग जातियाँ व्यापक एकता कायम करती जा रही हैं। तो इस तरह से अगर ये देश के लोग आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेज साम्राज्य बहुत दिनों नहीं टिक पाएगा। और मार्क्स ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इसके बाद उन्होंने विस्तार से जो अंग्रेजी साम्राज्य के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, जो डिस्ट्रक्टिव हैं, जो विनाशक हैं, उन पर नज़र डालती। और वो डालने के बाद उन्होंने कहा, इस सब के बावजूद भी भारत एक ऐसा देश है, इसमें वो पोटेंशियलिटी है कि ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकता है। यहाँ के लोगों की सोच भी है और यहाँ की कंडीशंस हैं। तो इस बारे में वो जब रेल के बारे में बात करता है तो वो भी लिखते हैं कि रेलों का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो तो पूंजीपतियों ने इसलिए डाली थी रेल लाइनें, ताकि वे कच्चा माल दूर दराज के क्षेत्रों से सस्ते दरों पर भारत से प्राप्त कर सकें। लेकिन वो लिखते हैं, मगर जिस देश में लोहा और कोयला और उसके यातायात के साधनों में जब एक बार मशीनों को ले आएंगे तो खुद मशीनें बनाने से आप उनको रोक नहीं पाएंगे। जब यह लोकोमोटिव आ गया, जब यह स्टीम इंजन आ गया, तो जब फर्स्ट व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया देन द पोटेंशियलिटी ऑफ इंडियंस में रिफ्लेक्ट। तो उन्होंने कहा ये जो है, अब वो जो कहते हैं कि ये तो पतन हुआ, लेकिन रिजनरेट जो पुनरुत्थान है भारत का, उस पुनरुत्थान की भारी संभावनाएं भी एक तरफ अंग्रेजी साम्राज्य ने ख़त्म की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ संभावनाएं उसने पैदा भी की। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो अंग्रेज़ों ने जो विनाशक काम किया है वो तो यही है कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक वर्क्स की जो नीति थी वो उन्होंने नहीं अपनाई। जन कल्याण के कार्य इंग्लैंड की ओर से नहीं किए गए, जबकि जन कल्याण के कार्य यहाँ परंपरागत तौर पर ज़्यादा अच्छे थे। इन सब के उपरांत वो कहते हैं कि एक जो रीजनरेशन के जो पॉइंट जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में कहते हैं। एक तो पॉलिटिकल यूनिटी इतनी ज़बरदस्त है, ये इन्होंने अंग्रेज़ों ने पूरी सत्ता को एक उसमें डाल दिया, तो इससे इस देश को पॉलिटिकल यूनिटी तो स्वाभाविक तौर पर ही मिल गई। दूसरा नेटिव आर्मी, पहले आर्मी अलग अलग राजाओं की, अलग अलग क्षेत्रों की, अब जो है एक नेशनल कैरेक्टर की, मतलब नेशनल तो क्या बट एक इंडियन कैरेक्टर की आर्मी आ गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न नस्लों से, और जो यहाँ की बहादुर कौमें थी, जो यहाँ के योद्धा थे, जो यहाँ के परंपरागत जो सैनिक जातियाँ हैं, उन सबको शामिल किया। और यही नहीं, परंपरागत सैनिक जातियाँ नहीं, बल्कि नए नए ऐसी संभावनाएं जिनके बारे में अभी और विस्तार से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नई नई संभावनाएं। तो आप ये देखें कि जो नेशनल ये जो नेटिव आर्मी है, इस आर्मी के बनने से भी जो राष्ट्रीय एकता का एक सूत्र है, क्योंकि जब आर्मी में विभिन्न इलाकों के लोग एक साथ काम करेंगे तो उनके बीच में जो आदान प्रदान होगा, बातचीतों का, व्यवहार, उनके जो भी ज्ञान है उस सब का, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे से वो लाभान्वित भी नहीं तो होंगे ही, साथ साथ वो एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़ेंगे। तो ये नेटिव आर्मी का जो कंसेप्ट अंग्रेज़ों ने जिस तरह से डेवलप किया है, ये हिंदुस्तान को रीजनरेट करने में सहायता करेगा। इसके बाद अगला वो बिंदु बताते हैं, फ्री प्रेस। जो प्रेस है, स्वतंत्र समाचार पत्र, जिनके माध्यम से हर आदमी हर घटना को जान सकेगा। और फ्री प्रेस तो एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके बारे में फक्त तौर पर क्या कहें, लेकिन फिर भी
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में फ्री प्रेस को महत्व दिया गया है और फ्री प्रेस मानव के विकास के तमाम जो बाधक तत्व हैं उनको दूर करेगा। फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पहले नहीं थी, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है कि पहले क्या था, सामूहिक प्रॉपर्टी थी, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज थी, लेकिन अब जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, हर आदमी उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लालच में वो अलग तरीके से अपना जो कौशल है उसे वो दिखाने की प्रयास करेगा। तो ये भी भारत के पुनरुत्थान में सहायक होगा। इसके अलावा उसने कहा कि विलम्ब से सही, लेकिन जो एजुकेशन है, एक जो पश्चिम पद्धति की एजुकेशन है, ये भी भारत, क्योंकि भारत की जो परंपरागत शिक्षा ज्ञान है वह तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन ये जो मॉडर्न एजुकेशन आई है इससे यहाँ का मॉडर्नाइजेशन होगा और यहाँ का आदमी एक आइसोलेटेड इंडियन के रूप में ना देख करके अपने आप को विश्व बिरादरी के रूप में, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसके एक हिस्से के रूप में महसूस करेगा। इसके बाद उन्होंने जो खास बात की वो है जो यूरोप के साथ जो कम्युनिकेशन है, यूरोप के साथ जो संचार से हम जुड़े हैं, तो उससे ये हो रहा है कि यूरोप जो कि आधुनिक काल में अपनी औद्योगिक क्रांति की वजह से एडवांस हुआ है, उस एडवांसमेंट की जो एडवांस्ड नॉलेज है उसका लाभ हिंदुस्तानियों को कम्युनिकेशन के माध्यम से मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो कार्ल मार्क्स ने कही कि भारत का लूट हुई, भारत ये भी कार्ल मार्क्स कहते हैं भारत जो है सोने की चिड़िया तो नहीं उन्होंने शब्द उपयोग किया, लेकिन कहा कि यहाँ अथाह धन था और उसको जो है किस तरह से धीरे धीरे करके उसको यहाँ से अंग्रेज ये ब्रिटिश ले गए और ब्रिटेन ने जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति में महारत हासिल की, सबसे आगे बढ़े, उसका कारण था हिंदुस्तान की जो सरप्लस रेवेन्यू थी, यहाँ का जो सरप्लस प्रोडक्शन था, उस सब का उपयोग उन्होंने अपने देश में किया और वहाँ औद्योगिक क्रांति साकार हुई। तो इसलिए क्या है कि अभी भी हिंदुस्तान में इतनी संभावनाएं हैं कि यहाँ उद्योगों का विकास होगा। तो उन्होंने जो अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि इस तत्व पर अगर आपको याद होगा, जो इतिहास के विद्यार्थी वो जानते हैं, 1901 में 3 किताबें एक साथ आईं। एक किताब लिखी विलियम डिग्बी ने, किताब था प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। दूसरी किताब दादा भाई नौरोजी की आई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और तीसरी किताब रमेश चंद्र आर सी दत्त की आई, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो तीनों कृतियाँ हैं, इन तीनों कृतियों का यदि आधार देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने जो इंग्लैंड की विध्वंसकारी भूमिका रही और जो एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए, उन सब का विश्लेषण कार्ल मार्क्स 1853 से 1859 के बीच में ही कर चुके थे। तो बाद में जो इन 3 किताबों का मैंने नाम लिया है, उनको यदि देखा जाए तो उनको जो बेस मिला है, तो भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय में कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो हम कार्ल मार्क्स को एक तरफ तो हम ये माने कि भारत के इतिहास की उनको अच्छी जानकारी दी थी और उन्होंने जो कुछ जानकारी ली उसको जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया वो आज भी मोन्यूमेंटल है। इसलिए कार्ल मार्क्स सच्चे अर्थों में भारत के एक हितैषी और मित्र थे और जिसको आधार बना करके आज़ादी की लड़ाई भी उन तत्वों का या उन विचारों का आज़ादी की लड़ाई को संगठित होने में सहयोग मिला। धन्यवाद।